दोस्तों नमस्ते। मैं एसपी सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सब 12th के अंतिम चैप्टर और 10th के भी अंतिम चैप्टर में ये चीज़ पढ़ने के लिए है। पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि पोषी स्तर क्या होता है और आहार श्रृंखला क्या होता है। तो पोषी स्तर, जब पोषी स्तर की बात होती है तो इस पोषी स्तर, यहाँ पोषी का मतलब ही है पोषण। क्या है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और यह जो आप देख रहे हैं स्तर, स्तर का मतलब होता है लेवल, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेवल कहते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, सभी एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसमें हम लोग इसी चीज को जानेंगे। तो जब भी पोषी स्तर की, पोषण की बात होगी तो यह जो हरे हरे घास होते हैं, यह जो हरे हरे घास होते हैं, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, तो वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उसे हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक, तो स्वपोषी के अंतर्गत यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट को उत्पाद करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, जो उत्पाद को उत्पादन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह भोजन को उत्पन्न करने का काम करते हैं। बाकी कोई भी ऐसे एनिमल नहीं है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, भोजन बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक पिगमेंट क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, वह क्लोरोफिल हमें मिलता है किसमें? तो हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में। और यह हरा पेड़ पौधा, उसमें जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, वही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करता है? भोजन को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो यह प्रोड्यूसर पर आश्रित होता है कौन? इस प्रोड्यूसर को खाने वाले जितने भी होते हैं उसे कहा जाता है कंज्यूमर। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। और इस कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि जो उपभोग करते हैं, किसी भी चीज का भक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आप लोग का यदि गैस वाला कार्ड होगा तो उसमें भी देखिएगा आप कंज्यूमर नंबर, यानी कि हम लोग उस पर आश्रित हैं, वहां से गैस लाते हैं तो हम लोग का एक कंज्यूमर नंबर दिया गया है कि हम लोग उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, यानी कि उस पर निर्भर हैं, उस पर आश्रित हैं। तो यहाँ पर अब यह कंज्यूमर जो है, तो जो सबसे पहला कंज्यूमर है जो प्रोड्यूसर पर आश्रित होता है उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर, सबसे पहला उपभोक्ता जो कि डायरेक्टली किस पर आश्रित है? प्रोड्यूसर पर आश्रित है। जैसे आपका यदि इंसेक्ट की बात करें, जैसे टिड्डा होता है, टिड्डा, इस टिड्डा की बात करें, या तो किसी ऐसे जीव की जैसे बकरी होते हैं, बकरी भी डायरेक्ट क्या होता है? पेड़ पौधा पे ही आश्रित होते हैं, घास पे आश्रित होते हैं। फिर उस बकरी को खाने वाला, इस टिड्डे को खाने वाला जो जीव होता है, यानी कि इसके ऊपर जो जीव पाया जाता है टिड्डा को खाने वाला, उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। CONSUMR। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर जब भी होगा तो हो सकता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर इस प्राइमरी कंज्यूमर का भी सेवन करता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यह सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है कि वह सर्वाहारी हो, वह हरे पेड़ पौधा को भी खाता हो। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे आपका मेढक हो गया। क्या हो गया? मेढक। तो यह मेढक क्या करेगा? इस टिड्डा का भक्षण करेगा। ये टिड्डा क्या करेगा? कीट पतंग क्या करेगा? उत्पादन, यानी कि घास को खाएगा, पेड़ पौधे के पत्ती को खाएगा, फल को खाएगा। अब इससे भी जब ऊपर चलते हैं
तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो इस पर आश्रित होते हैं उसे कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता। और यह जो तृतीय उपभोक्ता है, तो इसका जब बात किया जाएगा तो जो कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता का जो भक्षण करेंगे उसको हम लोग कहेंगे तृतीय। जैसे सांप हो गया। एक एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझा रहा हूं पोषी स्तर। अब टर्शियरी के बाद फिर इसका भी जो भक्षण करने वाला होगा उसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता, सबसे ऊपरी। यह ऐसे उपभोक्ता होंगे जिसका कि कोई भक्षण नहीं बल्कि इसका नेचुरल मौत होता हो। जैसे टाइगर हो गया, उसको कोई मारने वाला नहीं है। वैसे भी जंगल को शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। यह जो चील है ये सभी क्या आते हैं? टॉप कंज्यूमर में आते हैं, क्योंकि इसको यह चील सांप को खाएगा, सांप मेढक को खाएगा। देखिए सभी एक दूसरे पर आश्रित है। तो इस प्रकार से यह होता है पोषी स्तर, जिसमें विभिन्न प्राणी एक लेवल में, एक स्तर में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे जीव में, फिर चौथे जीव में, इस तरह से होता रहता है। यही होता है पोषी स्तर। चलिए इसे भी समझ गए। अब इसमें एक चीज और देखिए, यह जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा इसको हम लोग कह सकते हैं मांसाहारी जीव। क्या कह सकते हैं? मांसाहारी जीव। क्यों? क्योंकि यह इस पर आश्रित है, प्राइमरी कंज्यूमर पर। और कंज्यूमर कैसे हैं? ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। ये प्लांट के श्रेणी में नहीं है। और एनिमल्स को खाने वाला जो दूसरे जीव जंतुओं का मांस को खाता है तो वह मांसाहारी होता है। तो इस आधार पर आप सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस, यानी कि प्राथमिक मांसाहारी जीव। फिर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला जो ये टर्शियरी कंज्यूमर होता है, तो टर्शियरी कंज्यूमर को हम लोग कह सकते हैं, तृतीय उपभोक्ता कह सकते हैं, द्वितीय मांसाहारी जीव। ठीक है, इतनी बात को आप समझ चुके हैं। तो जब यह पोषी स्तर आप समझ गए, ठीक, तो अब इसके बाद मैं कुछ आगे बताने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि फूड चेन क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होता है। ठीक, इससे पहले मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब देखिए, जब पोषी स्तर जब कंप्लीट हो गया तो अब आता है कि आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाले वे सभी जीव जो भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और सभी एक कड़ी में यानी कि एक चेन में, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला कहा जाता है। मतलब भोजन के लिए लाइन में खड़ा होना। आहार श्रृंखला का क्या मतलब है? भोजन के लिए लाइन में लगे होना या भोजन के लिए लाइन में जुड़े होना। जैसे यहाँ पर देखिए सभी एक दूसरे से भी जुड़ेंगे, मैं बताता हूँ। जैसे आपका है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या है? फॉरेस्ट इको SYSTM सिस्टम या फॉरेस्ट फूड चेन। चलिए इसे मैं फॉरेस्ट फूड चेन ही बना देता हूं, फूड चेन। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले ग्रास होगा। ठीक है, इस ग्रास को खाने वाले कौन होंगे? ग्रास हॉपर, ग्रास HOPPR, ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को खाने वाले कौन होंगे? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग यानी कि मेढक। इस फ्रॉग को खाने वाले कौन होंगे? इस फ्रॉग का भक्षण करेगा स्नेक, SNAK, स्नेक। और इस स्नेक का भक्षण करने वाला काइट। काइट मतलब चील। ठीक, इसी को मैं हिंदी में लिखता हूं। ये क्या है? घास। ठीक, ये क्या है? टिड्डा। क्या है? टिड्डा। इसके बाद क्या है? मेढक। इस मेढक को खाने वाले सर्प या सांप भी कहा जा सकता है। फिर ये कौन है? चील। अर्थात इसमें आप देखिएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आहार श्रृंखला के बारे में, कि
भोजन के लिए सभी एक दूसरे से एक श्रृंखला में, एक लाइन में जब जुड़े होते हैं, इसे ही कहा जाता है फूड चेन। क्या कहा जाता है? फूड चेन। मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बता रहा हूं कि जैसे घास है, तो घास से ऊर्जा किस में जाएगा? टिड्डा में। इस टिड्डा से ऊर्जा कहाँ जाएगा? मेढक में। फिर इस मेढक से ऊर्जा कहाँ जाएगा? सर्प में। फिर इस सर्प से ऊर्जा कहाँ जाएगा? चील में। तो इस तरह से यह एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह भी दिखा रहा है, साथ ही साथ सभी एक दूसरे से एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ भी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक, आप इसे भी समझ गए। चलिए, जब आप पोषी स्तर समझ गए और इसे समझ गए, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो कि हम लोग जानने वाले थे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं, तो अब हम लोग इस पे आते हैं और इस चीज को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जो पिरामिड आप देख रहे हैं, तो पिरामिड का मतलब होता है कि कुछ इस तरह का, यानी कि बेस उसका नीचे होगा, यह चौड़ा होगा, बड़ा होगा, और जैसे जैसे टॉप की ओर जाएगा, जैसे जैसे शीर्ष की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, वैसे वैसे वह धीरे 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 घटता जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, पिरामिड का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ ऐसे देश थे पहले के, बहुत पहले के राजतंत्र जब था, राजाओं के समय में जब उनकी मृत्यु होती थी, तो आजकल कब्र बनाया जाता है, लेकिन उस समय में पिरामिड में उसको दफना दिया जाता था। नीचे बेस उसका क्या होता था? काफी लंबा चौड़ा होता था, बड़ा होता था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर की ओर जाते थे, तो ऊपर जाते 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 टॉप उसका पॉइंटेड हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप इसी तरह का देखेंगे। अब वैसे गांव घर की यदि बात हो, तो गांव में एक चौखड़ा घर भी होता है, उस तरह का होता है। कभी कभी मंदिर का भी डिजाइन देखिएगा, उस तरह से बनाया हुआ रहता है। ठीक तो यह है पिरामिड। ठीक है, कर है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जब विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों के जीव को, विभिन्न पोषी स्तरों के जीव को जब एक ग्राफ में या एक चित्र के द्वारा, एक फिगर के माध्यम से जब दिखाया जाता है, तो उसमें दिखाने पर यह पता चलता है कि वह जो है पिरामिड का आकृति ले लिया है। कैसा ले लिया है? पिरामिड जैसा बन गया है। पिरामिड माने तीन ऐसा बन गया है, ऐसा स्लोप जैसा। और इसमें यह जब इसको दिखाया गया, इसके बारे में सबसे पहले ये एल्टन, कौन है? ये एल्टन ने 1927 ईस्वी में बताया। इसलिए इस इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, जब आपको कहा जाए इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, तो भी आपको समझ जाना है कि विभिन्न पोषी स्तर के जीवों को एक रेखा में, एक ग्राफ द्वारा जब दिखाया गया, एक फिगर द्वारा जब दिखाया गया, तो वह पिरामिड का रूप ले लिया। उसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बोले, या तो यदि पूछ जाता है कि एल्टोनियन पिरामिड किसे कहते हैं, आपको समझ में आ जाना है कि एल्टोनियन पिरामिड इज इकोलॉजिकल पिरामिड। एल्टोनियन पिरामिड इज इक्वल टू एल्टोनियन पिरामिड। और इसलिए एल्टोनियन पिरामिड क्योंकि इसे एल्टन ने सर्वप्रथम खोजा था। कब खोजा था? तो 1927 ईस्वी में। ठीक, ओके। तो देखिए, यह जो इकोलॉजिकल पिरामिड, जब इसका अध्ययन किया गया, तब पाया गया कि यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। इसको जो है हम लोग जब बांटते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि संख्या के आधार पर पिरामिड को बांट सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार के आधार पर पिरामिड बना सकते हैं, बन जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? पिरामिड देखने को मिलता है। वो भी कब? तो विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों के जीव में। ठीक, पोषी स्तर मतलब जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा, जो भोजन उत्पाद करेगा। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो कि प्रोड्यूसर पर निर्भर रहेगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर होगा। फिर टर्शियरी कंज्यूमर होगा, जो कि सेकेंडरी पर निर्भर होगा। फिर टॉप कंज्यूमर होगा, जो कि इस टर्शियरी पर, सेकेंडरी पर या प्राइमरी पर किसी पर भी आश्रित रह सकता है, यानी कि किसी पर भी आश्रित रह सकता है, वो सब टॉप कंज्यूमर। इतनी बात को आप समझ गए।
तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर हम लोग देखते हैं पिरामिड को। तो पिरामिड हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। और जब हमारा पिरामिड का ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर का शीर्ष भाग है, जब नीचे छोटा होगा और ऊपर ऐसा होगा, ठीक। तो पिरामिड तो बना हुआ ऐसा है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से रखिएगा तो ये तो गिर पर ही जाएगा ना। इसका मतलब है कि आपका ये पिरामिड है सीधा, क्या है, सीधा है, यानी कि अपराइट, सीधा पिरामिड है। और जब इस पिरामिड की बात की जाएगी तो ये इन्वर्टेड, INVERTED, यानी कि उल्टा पिरामिड है। कैसा है, उल्टा पिरामिड, ठीक है। सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड, समझ गए। तो जब भी आपके संख्या के आधार पर पिरामिड की बात की जाएगी, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर की बात की जाएगी, तो यह सीधा भी होता है और यह उल्टा भी होता है। किसी इकोसिस्टम में देखिएगा आप कि यह सीधा है, और किसी किसी इकोसिस्टम में देखिएगा कि यह उल्टा है। माने किसी फूड चेन में आप देखिएगा कि यह सीधा चल रहा है, यानी कि पहले प्रोड्यूसर जो है वह काफी अधिक संख्या में है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वह कम संख्या में है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर है वह कम संख्या में, फिर टॉप कंज्यूमर है उसका संख्या और भी कम है। तो यहाँ आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि नंबर। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले फॉरेस्ट फूड चेन में ही ले चलता हूं, या तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। तो चलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में तो निर्जीव को भी लेना पड़ेगा, इसीलिए फूड चेन ही रहने देता हूं। फूड चेन यानी कि घासीय आहार श्रृंखला। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है यानी कि घास है, ये जो घास है, घास का संख्या या प्रोड्यूसर का संख्या, जो ग्रीन प्लांट है उसका संख्या बहुत अधिक होता है। आप किसी भी जंगल में भी देखिएगा, या अपने अगल बगल भी यदि कोई आपके बगल में बाग बगीचा है, कोई जंगल है, तो उसमें आप देखिएगा कि घास का संख्या, पेड़ पौधे का संख्या काफी अधिक होता है, ठीक है। इस घास को खाने वाले, ये तो हो गए प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। इसका संख्या क्या है, काफी अधिक है। इस घास को खाने वाले जो गोट होते हैं, गोट मतलब बकरी जो होते हैं, इस बकरी का संख्या कितना होता है, उस घास के मुकाबले काफी कम होता है। बहुत सारा घास, इतना ही जगह में बहुत सारा घास हो जाएगा। जबकि इतना बड़ा, बहुत बड़ा स्पेस होगा तो उसमें बकरियों की संख्या 10, 12, 25, 30, 100, लेकिन आप जब इतना घास उखाड़ के लाते हैं तो उसमें कितना सारा घास रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ग्रासलैंड फॉरेस्ट चेन में आप देखेंगे कि उत्पादक का संख्या काफी अधिक है, इसलिए यह चौड़ा है। बकरी का संख्या कम है, यानी कि उपभोक्ता, उपभोक्ता का संख्या क्या है, इस उत्पादक के मुकाबले कम है। फिर इस बकरी से आगे जब चलेंगे हम लोग, इस बकरी को खाने वाला, मान के चलिए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो इधर जो है आदमी हो सकता है, यानी कि मेन हो सकता है। तो मेन मतलब आदमी, आदमी तो ऐसे सभी आदमी नहीं खाते हैं, इसके जगह पे आप टाइगर भी ले सकते हैं, टाइगर भी ले सकते हैं, लेकिन टाइगर जंगल में होता है। तो यह क्या होगा, इसका संख्या, गोट का संख्या जितना अधिक है, या इसके जगह हिरन ले सकते हैं उपभोक्ता, इसका संख्या क्या होता है, इससे कम होता है। यानी कि धीरे धीरे संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ में उदाहरण के तौर पर यदि आपको लिख दूं, ये उत्पादक का संख्या अधिक है, उपभोक्ता प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है, इसका संख्या इससे अधिक है। फिर अगला जो होगा, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये तो कम होता जा रहा है। उपभोक्ता का संख्या क्या है, कम है। फिर इससे अगला जो है, यानी कि सेकेंडरी उपभोक्ता जो है, फिर उसका संख्या क्या है, इससे भी कम है। किसी जंगल में यदि आप देखिएगा तो शेर, चीता का संख्या कहीं ना कहीं बकरी, हिरन, इन सभी के संख्या से कम होता है। जंगल में 1, 2, 4, 10 इस तरह शेर होते हैं, लेकिन जानवर ये सब बहुत सारे होते हैं। इस तरह से आप देख लिए कि जब इसको रेखा में दिखाया गया, जब इसको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया,
तो यह दिखा रहा है कि यहाँ पिरामिड कैसा है, सीधा। पिरामिड कैसा है, सीधा। अब चलिए हम लोग उल्टे पिरामिड की तरफ चलते हैं। उल्टा कैसे होता है, तो जब हम लोग ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे, ट्री इको SYSTM सिस्टम, मतलब पेड़ पारिस्थितिकी तंत्र की यदि बात करेंगे, तो इसमें आप देखते हैं कि पेड़ का संख्या कितना है, प्रोड्यूसर TREE, ट्री, पेड़ कितना है, एक है। पेड़ कितना है, एक है। देखिए संख्या एक है। इसके बाद इस पर रहने वाले, यानी कि इस पेड़ पौधा को जो फल को जो खाने वाले जीव होते हैं, यानी कि पक्षी, बर्ड्स। यदि पक्षी की बात करें तो पक्षियों की संख्या कितनी होती है, बहुत सारे, 5 10, चलिए 7 या 8 दे देते हैं, या 10 ही ले लीजिए, इस पे 10 होता है। फिर इस बर्ड्स के शरीर पे जो पैरासाइट होंगे, यानी कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होंगे, पैरासाइट होंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, प्रत्येक बर्ड्स में, एक बर्ड्स में मान के चलिए 10 20 होगा, तो पूरा इसमें कितना होगा, करीब 200 से अधिक हो सकता है नंबर। तो इस तरह से आप देखिएगा, PARASIT, परजीवी, परजीवी। तो इस तरह से इसका संख्या क्या है बर्ड्स के शरीर पे, एक पे 10 या 20 है, तो पूरा कितना हो गया, 200। तो इस तरह से आप ट्री इकोसिस्टम में क्या देखे कि पहले संख्या कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये उल्टा पिरामिड हुआ कि नहीं हुआ, ये सीधा पिरामिड हुआ। इस बात को समझ गए, समझ गए। चलिए तो अब जो है हम लोग देखते हैं, यह पिरामिड ऑफ नंबर जब समझ गए, तो अब पिरामिड ऑफ बायोमास को देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी सेम यही चीज होता है, जिस तरह से आपने इसमें देखा, उसमें उदाहरण उस आधार से जैसे इकोसिस्टम का लिया जाएगा, तो वहां भी आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। देखिए कैसे होता है। देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार के आधार पर, यानी कि वजन के आधार पे। तो जब हम लोग ट्री इकोसिस्टम लेते हैं, इसी में देखिए अब क्या है, ये दूसरा नंबर का है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जब हम लोग इसमें ट्री इकोसिस्टम लेंगे, ट्री इको SYSTM सिस्टम, तो देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें ट्री का जो वजन होगा, किसी पेड़ का जो वजन होगा, किसी पेड़ का जो वजन होगा वह कितना होगा, 100 केजी, लगभग 100 केजी से ऊपर ही होता है। मान के चलिए कि 1000 केजी का है एक पेड़। इस पर जो उपस्थित जीव हैं, यानी कि इस पर जो पक्षियां हैं, उस पक्षी का वजन कितना होगा, लगभग 50 केजी। 50 केजी का बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स यानी कि पक्षी कितना होगा, 50 केजी हुआ। फिर इसके बाद इस पक्षी पर जो रहने वाले होंगे पैरासाइट, यानी कि परजीवी जो होंगे, इस परजीवी का कितना होगा, यानी कि आपके शरीर में मान के चलिए जो जू है या किसी जीव के शरीर पे जो पैरासाइट लग रहे हैं, मक्खी लग रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं, या उस पे जो चींटी है, या ये जू जो होता है बाल में, इन सभी का यदि आप वजन कीजिएगा तो कितना होगा, 5 किलो। बहुत होगा, बहुत हो गया। तो हो सकता है कि 2 किलो, 1 किलो 100 ग्राम, यानी कि इसको हम 1 किलो फिर भी मान के चलते हैं, 1 केजी। तो यह क्या हो गया, परजीवी कम से कम इतना। तो इस तरह से क्या हुआ, यह धीरे 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 वजन घट रहा है कि नहीं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, अगले ट्रॉपिक लेवल में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में धीरे धीरे वजन क्या हो गया, घट गया। तो इसको हम लोग कहते हैं अपराइट। क्या कहते हैं, अपराइट, मतलब सीधा पिरामिड। क्या कहते हैं, सीधा पिरामिड। ठीक, इसी में जब बात होगी उल्टे पिरामिड की, चलिए मैं पहले उल्टा पिरामिड बना ही देता हूं, बाद में इसमें उदाहरण ले लूंगा। हाँ चलिए उल्टा पिरामिड ले लिए। अब हम इकोसिस्टम ले रहे हैं, फिर से कौन सा इकोसिस्टम ले रहे हैं,
तो इसमें ले रहा हूं मैं पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इको सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब होता है तालाब पारितंत्र, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। हो गया। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें जो प्लैंकटन होते हैं, यानी कि जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, जिसको कहा जाता है PHYTO, फाइटो, PLANKSTON, फाइटोप्लैंकटन, यानी कि जो जलीय छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका वजन काफी कम होता है। इसके बाद इस पर जो आश्रित होते हैं जू प्लैंकटन, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, इसका वजन भी कम होगा। जैसे यह मान के चलिए आपका 10 केजी होगा, तो ये जो छोटे छोटे जीव होंगे, यानी कि छोटे छोटे जो मछलियां होंगे, जो स्नेल्स होंगे, और भी जो छोटे छोटे जीव होंगे, इसका क्या होगा, इसका वजन उससे बढ़ जाएगा, 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, या तो मान के चलिए कि छोटे छोटे पौधे यदि 1 किलो के हैं या 100 ग्राम के हैं, तो यह जो है 1 केजी का होगा। हुआ कि नहीं। अब इसके बाद जब इससे भी जब आगे जाएंगे, तो इस छोटे छोटे जीव को खाने वाला कौन होगा, छोटी छोटी मछलियां। ठीक, इस छोटे मछलियां का जब वजन किया जाएगा तो 10 केजी, 1 पाउंड की बात कर रहे हैं, जो छोटा ननकिरवा मछली होता है, छोटा छोटा, बहुत छोटा सा जो मछली होता है। फिर जब इस छोटे मछली को खाने वाले जब अगले पोषी स्तर की बात करेंगे, तो यह क्या होगी, बड़ी मछली होगी। और इस बड़ी मछली का वजन, एक बड़ी मछली का वजन करीब 10 केजी, एक बड़ी मछली का, और इसमें बहुत सारे मछली होते हैं, तो लगभग 100 केजी से ऊपर आप कह सकते हैं कि होगा। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या देखें कि जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से निम्न ट्रॉपिक लेवल से उच्च ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ते हैं, तो इसका वजन भी क्या हो रहा है, वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह अपराइट है, जो नीचे बढ़ना चाहिए था, चौड़ा होना चाहिए पिरामिड है तो, लेकिन यह ऊपर बढ़ रहा है, नीचे कम है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा पिरामिड ऑफ मास, बायोमास कहा जाता है, यानी कि जीव भार का उल्टा पिरामिड कहा जाता है। ये भी समझ गए, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह के आधार पर पिरामिड। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। देखिए, यह जो पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे हो, ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह जब छोटे जीव से, यानी कि निम्न स्तर के जीव से, प्रोड्यूसर से जो उच्च स्तर के पोषी स्तर में होगा, वह धीरे धीरे घटता जाएगा और घटता ही जाएगा, फिर वह पलटेगा नहीं। और पिरामिड क्या है, पिरामिड का भी मतलब है कि आपका जो प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे नीचे ग्राउंड लेवल का जो जीव है, वह क्या है, उसका अधिक होना चाहिए ऊर्जा, उसके पास अधिक होना चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर के जीव के पास जाता जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें है, ऊर्जा की बात की जाए तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, यह डायरेक्ट सनलाइट से, यानी कि सूर्य प्रकाश से एवं वातावरण से, सूर्य प्रकाश से क्या लिया, हीट लिया, हीट एनर्जी, एवं
ये जो पर्यावरण है इससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से जो है खनिज लवण, जल, इन सभी चीज को प्राप्त करके पौधे में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के पश्चात इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है, यानी कि ताकत बनता है पेड़ पौधे के पास। फिर उस ऊर्जा का जो अगला जो पोषी स्तर का जीव है जो कि कंज्यूमर है, यानी कि उपभोक्ता है, जैसे कि गोट है या ग्रास हॉपर है, यानी कि टिड्डा है, तो यह सब जब ऊर्जा लेगा तो यह क्या करेगा, इसके मुकाबले इसमें कम ऊर्जा जाएगा। क्या होगा, कम ऊर्जा प्रवाहित होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इस कंज्यूमर से क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में, यानी कि दूसरे कंज्यूमर में फिर क्या होगा, ऊर्जा प्रवाह होगा, तो फिर इसका भी कम होगा, इससे भी कम ऊर्जा इसमें प्राप्त होगा। फिर इससे भी कम ऊर्जा के बाद क्या होगा, यहाँ जो टॉप कंज्यूमर है, यहाँ जो टॉप कंज्यूमर है इसमें और भी कम ऊर्जा प्राप्त होगा। आप देखे भी होंगे जो निम्न स्तर के जो जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में होता है। जैसे आप चींटी यदि देखिएगा तो वह हमेशा जो है दौड़ते रहता है, टहलते रहता है, वह जल्दी थकता नहीं है। लेकिन उससे जो उच्च स्तर के जीव होते हैं, उसको खाने वाले जो होते हैं, जैसे मेढक की बात की जाए तो वह क्या करता है, उसको खाता है, फिर दबा बैठा रहता है आलसी के जैसा। फिर उससे भी जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, यानी कि उसको खाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे सांप होते हैं, तो सांप उसको खाता है, वो उससे भी ज्यादा आलसी, वो उससे भी कम ऊर्जा उसके पास रहता है, कम स्पीड में भाग पाता है। तो इस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब कोई भी ऊर्जा प्रवाह होता है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे होता है। कैसा होता है, कम मात्रा में होता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ 10%। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ 10%, मतलब 10% का नियम। इस नियम के बारे में लिंडेमन इस ऊर्जा के बारे में, इस ऊर्जा प्रवाह का नियम 10% का जो है, इसके बारे में लिंडेमन ने बताया था सबसे पहले। लॉ ऑफ 10%, यानी कि इसके पास जितना ऊर्जा है उसका 10% अगले पीढ़ी में, अगले पोषी स्तर में, फिर उसका 10% अगले पोषी स्तर में, फिर उसका 10% अगले पोषी स्तर में प्रवेश करता है। ठीक, इसी को हम लोग लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यह हमेशा एक दिशीय होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है, द्विदिशीय, यानी कि उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में ग्रुप होता है, इसके बाद कोई नहीं, या दोनों। इस तरह से आपको ऑप्शन क्या लगाना है, एक दिशीय। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशीय, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से टॉप कंज्यूमर में प्रवेश करता है। देखो फिर देखिए, जैसे यहां पर कितना है, 1,00,000 जूल एनर्जी है, तो इसका 10%, यानी कि 10,000 एनर्जी, 10,000 किलो जूल, केजे किलो जूल प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर इसका 10%, यानी कि 1,000 किलो जूल, फिर इसका 10%, यानी कि 100 किलो जूल ऊर्जा प्रवाह होता रहता है। इस चीज को आप समझ गए, तो यह आपका पूरा का पूरा